द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, लेकिन हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, क्योंकि जो पॉलिनोमियल्स है ना वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की ही एक ब्रांच है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं होता, एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होती है, एक रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे देखो कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं हम, कोई मान लो हमने ले लिया 5, ठीक है, और हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, मान लो लेट्स सपोज x, और उसकी पावर ले ली कोई रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर देखो कुछ भी हो सकता है, लाइक 2 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x की पावर 2, ठीक है। और भी ले सकते हैं, जैसे देखो 7 ले लिया, एक कांस्टेंट टर्म y ले लिया हमने, एक वेरिएबल, और उसकी पावर ले ली एक रैशनल नंबर, यानी कि 1/2 ले लिया, 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। और भी ले सकते हैं, देखो एग्जांपल जैसे 8z, और उसकी पावर ले लिया मान लो -3/4, है ना। -3/4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो इसके अंदर पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर पढ़ना तो हमें पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल भी सेम होता है, देखो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, लेकिन यहां पर क्या होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है ना, जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, एक होल नंबर होती है, ठीक है। वेरिएबल की पावर कितनी होती है, एक होल नंबर होती है, वो होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो 5x², ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर पावर कितनी है, एक होल नंबर है, ठीक है। पावर क्या है, एक होल नंबर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल की पावर क्या है, एक रैशनल नंबर। क्या 1/2 एक होल नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, ठीक है। 8z, और z की पावर क्या है, -3/4, तो -3/4 क्या है, एक रैशनल नंबर तो है ये, लेकिन ये क्या है, एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो टर्म है ये भी हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। पॉलिनोमियल हमें लिखना होगा तो हमें पावर क्या लिखनी पड़ेगी, वेरिएबल की एक होल नंबर, जैसे कि 7y, और उसकी पावर आप लिख सकते हो 3 लिख दिया, जैसे 8z, उसकी पावर कुछ और लिख दिया, जैसे 6 लिख दिया, ठीक है। तो ये होता है क्या, एक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट टर्म समझते हैं, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म रिमेन सेम। ये वाली टर्म समझते हैं, देखो इसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। जैसे आपने देखा होगा पेरीमीटर निकालते हैं हम किसी एक स्क्वायर का, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 4a होता है, ठीक है। जहां पे a क्या होती है, एक साइड होती है, ठीक है। मान लो कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, ये पहला एक स्क्वायर है, इसकी साइड है कि लेट्स सपोज 5, एक दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड है कि लेट्स सपोज 6, एक और स्क्वायर है जिसकी साइड है कि 7, ठीक है। इनका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो अगर आप इस वाले स्क्वायर का जिसकी साइड क्या है 5, उसका जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो आप क्या 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 वैल्यू रखने वाले हो, यहाँ पर a की जगह क्या रख दोगे आप, 5, है ना, और आपका पेरीमीटर आ जाएगा 20। अगर आप इस वाले का पेरीमीटर निकालना चाहते हो तब आप क्या लिखोगे, देखो a की जगह क्या लिख दोगे आप, 6, और आपका आंसर आ जाएगा 24। अगर ये एक हमारा स्क्वायर है और आप इसका भी पेरीमीटर निकालना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, a की जगह 7, आंसर आ जाएगा 28। अब देखो a यहाँ पर क्या आता है, देखो ये तो था हमारा कांस्टेंट टर्म, ये सारी क्या थी, हमारी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये वाले बॉक्स के अंदर थी हमारी कांस्टेंट टर्म, लेकिन इस वाले बॉक्स के अंदर क्या थी, हमारी सारे वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म देखो हमेशा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुई है ना, लेकिन ये वाली जो टर्म्स है जो हमारी वेरिएबल्स है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। तो इसलिए ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट हम समझते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हाँ देखो ये वाली बात है, सिचुएशन के हिसाब से जो है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो सेम रहती है, लेकिन जो वेरिएबल है वो चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है।
और पहली वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है वो सेम रहती है, यानी कि कांस्टेंट टर्म सेम रहती है और ये भी चेंज होती रहती है कब, सिचुएशन के हिसाब से। नेक्स्ट चीज है द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज आल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो किसी भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही आपका आंसर आएगा। जैसे मान लो आपने 7x के अंदर आपने ऐड कर दिया 8x, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15x। तो ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से और आपका आंसर भी क्या आ गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आप लेट सपोज आप मल्टीप्लाई माइनस कर देते हो, तब आपका आंसर क्या आएगा, -1x। तो ये भी क्या है, देखो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है ये लोग। अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर देते हो, जैसे 7x मल्टीप्लाई बाय 8x, तो आपका आंसर क्या आएगा, 56x स्क्वायर। ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर मैं कहता हूं आपसे, अगर आप डिवीजन कर देते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x से x कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7/8। ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बच्चे कह रहे होंगे सर ये कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो इसके अंदर वेरिएबल हम ऐसे लिख सकते हैं ना, किसी भी, ये क्या है, अब एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, क्या है, अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई इसके अंदर वेरिएबल नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन हम इसके अंदर वेरिएबल लगा सकते हैं और इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। इसमें आपको करना क्या है, कुछ भी ले लो, मल्टीप्लाई कर दो एक्स की पावर जीरो से। एक्स की पावर जीरो क्या होती है, 1। किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, 1, है ना। जैसे वाई की पावर जीरो क्या होगी, 1। जेड की पावर जीरो क्या होगी, 1। 5 की पावर जीरो क्या होगी, 1। ये 5 है, लेकिन इसकी पावर जब जीरो कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, है ना। 5 की पावर अगर 1 करते हैं तब आंसर आता है 5, लेकिन जीरो कर देते तब आंसर आता है क्या, 1। तो किसी की भी पावर जीरो क्या आती है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर 7/8 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो आपका आंसर सेम ही रहेगा, 7/8। ठीक है, तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि दुनिया की कोई सी भी कांस्टेंट टर्म जो है, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी वेरिएबल को लगा दें, हम एक्स लगा दें, वाई लगा दें या फिर जेड लगा दें, और उनकी पावर अगर हम जीरो कर दें, तो वो कांस्टेंट टर्म किसमें चेंज हो जाती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर। मतलब अब वो क्या, किस रूप के अंदर आ जाएगी, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, और उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट था ये वाला। अब इसके बाद में इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हैगा द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स के बेस पर कैसे पॉलिनोमियल्स को हम बांटते हैं, ये कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहली चीज तो देखो, पॉलिनोमियल जो वर्ड है उस वर्ड को समझते हैं, पॉलिनोमियल वर्ड्स क्या कहता है। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स, तो देखो यहां पर जो वर्ड है ना पॉली, इसका मतलब क्या होता है, मैनी। क्या मीन होता है, मैनी। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी टर्म से बना हुआ कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। लेकिन ना, जो 1 2 3 थ्री टाइप्स के यहाँ पर क्लासिफिकेशन करे गए हैं पॉलिनोमियल्स के टर्म्स के बेस के ऊपर। जो शुरुआत के 3 है ना, उनके कुछ नाम दिए गए हैं, वो देखते हैं। जैसे मोनोमियल्स क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक सिंगल टर्म है। ठीक है, और देखो टर्म क्या होती है, सबसे पहले ये भी समझो, जितने हमारे पास में किसी एक पॉलिनोमियल्स के अंदर जितने हमारे पास में पॉजिटिव या नेगेटिव के साइन होते हैं ना, उससे एक ज्यादा टर्म्स होती है। ठीक है, जैसे कि ये समझो, अब यहाँ पर जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 क्या है, एक ये मोनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सिंगल टर्म है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x, और x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे 3x की पावर 2, तो ये भी क्या है, एक एक मोनोमियल्स है ये भी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल टर्म आ रही है। जैसे -5y, ये भी क्या है, एक मोनोमियल्स है। ठीक है, एक सिंगल टर्म्स आ रही है यहाँ पर। और अगर मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो, -5 + 3x, क्या ये मोनोमियल्स हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे दो टर्म्स आ गई है, एक टर्म्स ये रही और एक टर्म्स ये रही। प्लस का जो साइन है वो इन दोनों टर्म्स को अलग कर रहा है। ठीक है, तो जितने दो डिजिट्स के बीच में, किसी दो टर्म्स के बीच में जितने पॉजिटिव नेगेटिव साइन आते हैं, उससे एक ज्यादा
हमारे पास में टर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक, यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में एक साइन आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है एक साइन का मतलब क्या है, ये वाली जो पॉलिनोमियल थे ये दो टर्म्स का है, ठीक है। अगर देखो कहीं पर लिखा हुआ है 5x माइनस 3y प्लस 7z, इसके अंदर देखो कितने साइन आ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव पे, 1 और 2, यानी कि इसके अंदर टर्म्स कितनी होंगी, 3, 1 2 3, तो 3 टर्म्स होगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर जितने पॉजिटिव नेगेटिव साइन आते हैं किसी दो टर्म्स के बीच में, उससे एक ज्यादा टर्म्स होती है उस पॉलिनोमियल्स के अंदर। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, हैविंग टू टर्म्स, जैसे 3x माइनस 3, ठीक है, ये हो गया बाइनोमियल्स। और क्या हो सकता है, जैसे -5y की पावर 2 प्लस 5z की पावर 3, ये भी क्या हो गया, एक बाइनोमियल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स है, ठीक है। ट्राइनोमियल्स क्या होगा, जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगी, जैसे 3x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 8, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 7y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस y, यहां पर कितनी टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स आ गई, तो ये क्या हो गया, एक ट्राइनोमियल्स हो गया। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स ही तो हैं, ये, लेकिन जो एक दो तीन टर्म्स कैरी करने वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, उनका कुछ नाम दिया गया है बस, ठीक है। बाकी तीन से ज्यादा जितने भी होते हैं, 4 टर्म्स वाला कोई पॉलिनोमियल्स है, 5 टर्म्स वाला है, या 3 से ज्यादा जितने भी टर्म्स वाला पॉलिनोमियल्स है, उन सभी को क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल, ठीक है। इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स मोर देन 3 टर्म्स देन सो दे आर नोन एज अ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जैसे कि देखो -x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, x की पावर 2 प्लस 7x एंड -5, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 4, 1 2 3 4, है ना, तीन पॉजिटिव नेगेटिव साइन है टर्म्स के बीच में, जैसे 1 2 3। ये नहीं है क्योंकि ये दोनों किसी, ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये किसी दो टर्म्स के बीच में नहीं आ रहा, तो ये काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 5 वाला भी हो सकता है, जैसे x की पावर 4 है, फिर प्लस में 7 x की पावर 3 माइनस √2 x की पावर 2 है, प्लस 5x है, और -6 है। इसके अंदर 5 टर्म्स होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये होता है पॉलिनोमियल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के ऊपर, जैसे टर्म्स के ऊपर भी क्लासिफाई करा गया है पॉलिनोमियल्स को, ऐसे उनकी डिग्री के ऊपर भी करा गया है पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन। अब डिग्री क्या होती है किसी भी एक पॉलिनोमियल की, देखो द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज व्हाट, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, x की पावर 5 माइनस 7 x की पावर 3 प्लस 8x माइनस 9। तो यहां पर देखो ये पॉलिनोमियल है ना, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 5, ये है कि इसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 5, है ना, डिग्री क्या हो जाएगी 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। और एग्जांपल देखो, जैसे कि y की पावर 2 प्लस 7x स्क्वायर या x क्यूब माइनस z की पावर 7 और प्लस 2। इस पॉलिनोमियल्स के अंदर देखो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है ये, है ना, z की पावर 7। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होएगा, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगी, 7, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो होती है ना, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन करा गया है, लाइक लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। हाईएस्ट पावर इज 1। यहां पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी होती है, हाईएस्ट पावर इज 2। और यहां पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी होती है, हाईएस्ट पावर इज 3, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है। तो इनके बेस्ड के ऊपर, इनके ऊपर पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन करा गया है, ठीक है, पावर के ऊपर।
जैसे देखो लीनियर के अगर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं तो क्या होएगा, 3x+2। यहाँ पर देखो ये है एक वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है 1, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 होती है ना। तो ये क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। और एग्जांपल देखो जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 5z माइनस 5x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो दोनों के दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं उनके अंदर जो दोनों वेरिएबल्स है सबकी पावर क्या है 1 एंड 1 है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। और देखो और भी हो सकते हैं 3x माइनस 5z माइनस 6y। यहाँ पर देखो सारे के सारे जो टर्म्स हैं सबकी जो पावर है हाईएस्ट वो कितनी है, 1 है, ठीक है। 1 से ज्यादा किसी की भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और भी हो सकता है जैसे कि देखो 11x, यहाँ पे भी देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और ध्यान में रखने वाली है, वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब मोनोमियल्स नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। यहाँ पर देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, यहाँ पर रहेगी 2 टर्म्स, और जब यहाँ पे 2 टर्म्स है तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल्स, क्या हो गया, बाइनोमियल्स, ठीक है। यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल्स। यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स। यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल्स, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स जो हैं वो तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मोनोमियल्स मोनोमियल्स तो होते हैं लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो ये एक अलग क्लासिफिकेशन है, लाइक मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, और लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक जो है ये एक अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इनों का आपस में यूज होता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 2 होगी। जैसे इसको इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, 3x की पावर 2 प्लस 2। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसलिए ये क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। और देखो जैसे 5z की पावर 2 माइनस 5x प्लस 3, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है एक z है, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल्स कौन है, x, सॉरी z है, ठीक है। तो इसलिए z की पावर क्या है, 2 है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है। आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर x की पावर जो है वो 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है। यहाँ पे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि डिग्री क्या होती है, डिग्री हमेशा क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर क्या है वही उसकी डिग्री होती है। तो हम केवल हाईएस्ट पावर देखते हैं जब हम पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन दियर डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -5z की पावर 2 माइनस 6y की पावर 2 और प्लस 11x लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स की पावर कितनी, 2 है, तो इसलिए ये क्या है, एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है, इसके अंदर देखो 2 टर्म्स है यानी कि बाइनोमियल्स है, इसके अंदर 3 टर्म्स है यानी कि ट्राइनोमियल्स है, इसके अंदर भी 3 टर्म्स है यानी कि ये ट्राइनोमियल्स है। अगर 4 टर्म्स लिख देंगे तो फिर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, है ना। 3 टर्म से ज्यादा वाले को पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिनकी पावर होती है 3, जैसे एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स की पावर 2 माइनस एक्स और प्लस 5, लेट्स सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर क्या है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, लेकिन हाईएस्ट पावर यहाँ पर किस वेरिएबल के पास में है, इस वाले, तो इसलिए यही काउंट होगा। दैट इज व्हाई इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 7z की पावर 3 है माइनस 5z की पावर 2 है प्लस 2y² और माइनस 7y, ठीक है। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर क्या है, ये वाली है यानी कि 3, इसलिए ये क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, तो यानी कि ये क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल्स हुआ। यहाँ पर क्या है, 3 टर्म्स है यानी कि क्या हो गया, ये एक ट्राइनोमियल्स हो गया, ठीक है। तो मोनो, बाइनो एंड ट्राइनो, ये तीनों के तीनों आपस में इन सबसे यूज होते हैं और ये सब इन सब में यूज होते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्लासिफिकेशन एक दूसरे की कैटेगरी के अंदर आके लाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स आर दी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो देखो पॉलिनोमियल्स के अंदर कोफिशिएंट्स क्या होता है, तो पॉलिनोमियल्स के अंदर कोफिशिएंट्स क्या होता है, उनकी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लिखा हुआ है, लेट्स सपोज -y की पावर 3
प्लस 7y² प्लस 5। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे +5। अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, टर्म्स हो गई एक जगह हो गए वेरिएबल्स, और एक जगह हो गए हमारे कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है ना, 1 2 3। तो पहली टर्म्स लिख लेते हैं, क्या है, -y3। वेरिएबल क्या है इसके अंदर, वेरिएबल क्या था, y3 था वेरिएबल। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर, देखो कोफिशिएंट क्या होगा, -1। जब कुछ नहीं है तो -1 है ना। -y3 को कैसे लिखा जा सकता है, -1 मल्टीप्लाई बाय y3 ऐसे लिखा जा सकता है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस वाले में ये हमारे पास में एक टर्म्स है +7y²। यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा, y²। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया, 7। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, 5। यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा, बताओ वेरिएबल क्या होगा, नहीं पता। देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, जैसे कि 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 5 को 5 इंटू y0 है ना, y0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यानी कि इसका मतलब क्या है, 5y0 है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है अब, y0। तो वेरिएबल क्या लिख सकते हो, y0 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे फिर कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5। y0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लाइन आती है, अगर कोई हमारे पास में एक ऐसी वैल्यू आ जाए जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं गिवन है, ठीक है, तो वो वैल्यू अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर है जिसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल नहीं है। फिर क्या होता है, जो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है उसकी उसकी डिग्री क्या हो जाती है, या उसकी पावर क्या हो जाती है, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, देखो 0 है ना। जैसे हमारे पास 5 था, तो 5 के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 0 है ना, और 5 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं ना, एक लाइन क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ आ कांस्टेंट टर्म इज 0 है ना। कोई भी एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है तो उसकी डिग्री क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो -7, अगर -7, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है -7 + 12, ये क्या है, एक, ये भी एक, फिर क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स होगा, है ना। कैसे होगा, देखो यहाँ पे टर्म्स क्या है, -7, इसकी डिग्री आप क्या लगा सकते हो, x⁻0 लगा सकते हो, z⁻0 लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ABCD से लेके XYZ तक सबकी पावर 0 लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -7। 12 है, प्लस का 12 है, 12 की लगा दो a⁻0, है ना। तो यहाँ पर इसकी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो एक बात ये याद रखना, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, एक 0 होती है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, अगर कांस्टेंट टर्म जो है हमारी, जैसे यहाँ पे 5 है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे -7 है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे +12 है कांस्टेंट टर्म, अगर कांस्टेंट टर्म अपने आप में खुद 0 हो, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपने आप में खुद क्या हो, 0 हो, तब क्या होगा, तो देखो 0 जो है एक कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकती है। ठीक है, 0 जो है अपने आप में कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकती है। ये क्या है, ये बिना वेरिएबल्स के क्या थे, बिना बिना किसी वेरिएबल्स की ये एक पॉलिनोमियल्स थे। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये देखो कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। लेकिन अगर 0 है कोई, अगर कोई कांस्टेंट टर्म अपने आप में 0 है, तो उसकी पावर आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 0 को आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय y⁻0। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, देखो y⁻0 रखोगे तब आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप y⁻1 रख देते हो, y⁻2 रख देते हो, y⁻3 रख देते हो, y⁻4 रख देते हो, y की पावर आप कुछ भी रख दो यहाँ पर, जो कि y की भी कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी, और उसकी पावर आप कुछ भी रख दो, आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है ना। आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है,
आपने क्या माना, देखो 12 और उसकी आपने वेरिएबल की पावर क्या मान लिया, 0। तो अगर एक ही पावर आप 0 रखते हो, एक ही पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, है ना। किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है, 1। तो अगर 1 की मल्टीप्लाई फिर आप 12 से करोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है, यानी कि 12 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एक ही पावर आपने मान लो 2 रख दी, या एक ही पावर आपने 1 रख दी, या कुछ और वैल्यू रख दी एक ही पावर में, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी वैल्यू चेंज, है ना। एक की भी कुछ वैल्यू होगी और एक ही पावर फिर आपने 0 से ज्यादा कुछ भी रख दी, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। जब वैल्यू चेंज हो जाती है तो इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। लेकिन यहाँ पर जो है वो वैल्यू सेम रहती है इसकी ना। इसमें क्या होता है, 0 की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। कांट बी डिटरमाइंडेड, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप हाई क्लास के अंदर पढ़ोगे, 11th और 12th के अंदर, ठीक है। 10th के अंदर नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इसलिए ये क्या है, ये हैगा हमारा एक जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर, या फिर हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री, या और प्लस 1। तो देखो हाईएस्ट पावर क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स की, जो उसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है ना वही होती है उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस एक्स की पावर 97, देन डॉट 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 डॉट, इसी सीरीज के अंदर ये डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है इसी सीरीज के अंदर। फिर आएगा x की पावर 2, फिर आएगा x की पावर 1 यानी कि x, फिर आएगा प्लस, मान लो 2 आ गया या प्लस 1 आ गया। तो देखो इतनी सारी, इतना इतना बड़ा ये एक पॉलिनोमियल्स है, इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी होंगी, कितनी टर्म्स होंगी टोटल इसके अंदर। तो इसके अंदर टोटल टर्म्स आप गिनने नहीं बैठ जाओगे कि 1 से लेके 99 और फिर एक ये 100, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, इसलिए मैंने दोनों ही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी एक पॉलिनोमियल्स की, उसके अंदर जब हम 1 को ऐड कर देते हैं तो उतनी ही टर्म्स होती है किसी भी एक पॉलिनोमियल्स के अंदर। जैसे देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 99, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री या फिर डिग्री क्या है, 99, उसके अंदर आप 1 ऐड कर दो, तो इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 100 टर्म्स होंगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर 100, सॉरी 1001, फिर ये मान लो माइनस हो रहा है x की पावर 1000, फिर माइनस 99, 999, फिर ऐसे डॉट 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 चल रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 1, फिर माइनस 1। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, हाईएस्ट पावर के अंदर एक ऐड कर दो, इसका मतलब 10 प्लस दिस, यानी कि इतनी जो है इसके अंदर टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। गिनने मत बैठ जाना, बस हाईएस्ट पावर में, हाईएस्ट पावर के अंदर 1 ऐड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज x, सो इट कैन बी डिनोटेड बाय द फॉलोइंग, ठीक है। देखो अगर कोई एक पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल क्या है, 2 है, जैसे मान लो एक कोई एक पॉलिनोमियल से -2x² माइनस प्लस एक्स और प्लस 7, तो इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, पी एक्स, ठीक है। लाइक एक पॉलिनोमियल से पी एक्स जिसकी वैल्यू जो क्या है ये है, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर लिखा हुआ है जैसे मान लो 2y² प्लस y माइनस 8, तब आप इसको कैसे लगा सकते हो, पी वाई लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ भी लिख सकते हो, क्यू वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। आर वाई लिख सकते हो, ठीक है। एस वाई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। मतलब डिनोट कर सकते हो, लाइक एक देयर इज अ पॉलिनोमियल पी वाई, ऐसे करके डिनोट कर सकते हो जिसकी वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे z की पावर 3 माइनस जेड स्क्वायर 7z² प्लस 8z और -9, तो इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, लेट्स सपोज एस जेड, एक पॉलिनोमियल है एस जेड, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। तो ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1। जितना भी एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन में करवाया जाएगा, जितना भी पूछा गया है, उससे ज्यादा इसके अंदर मैंने आपको समझाया है। अब जो सॉल्यूशंस होंगे, जब हम सॉल्यूशंस करेंगे, तो ये सारे के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम उन सॉल्यूशंस के अंदर लगा के सॉल्व करेंगे,
ठीक है, तो मिलते हैं सॉल्यूशन वाली क्लास के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।